All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have started with the topic that is 3.1.4, that is eCash and eCheck. And within that, I have already told that this is digital token-based electronic payment system. And after that, we have started with the topic that is eCash, within which we have seen that what is the significance of eCash, more precise, where we can use eCash, right? And why cash will remain the dominant, uske 3 reasons bhi humne dekhe the. After that we have seen qualities of cash ke jo debit और credit card के अंदर हमें नहीं मिलती है. Then we have compared cash with credit and debit card. After that, we have seen 4 properties of eCash, that is monetary value, interoperability, retrievability, and security. Then we have seen eCash in action. Means we have seen कि eCash अगर हमें यूज करना है तो हमें कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. That is, it is based on cryptography, that is digital signature. We have to use pair of numeric keys, one for locking and another for unlocking. राइट सिक्योरिटी कहाँ पे मिलती है, राइट प्राइवेट की किसकी होती है, पब्लिक की किसकी होती है, कौन ये कीज इश्यू करते हैं, राइट और करेंसी सर्वर के पास से हमें ये ई कैश को परचेज करना पड़ेगा. उसके अंदर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है. पहले तो हमें अकाउंट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एंड सेकंड इज हमें उसके अंदर इनफ मनी मेंटेन करना पड़ेगा. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि हम ये ई कैश पेपर कैश का यूज करके भी परचेज कर सकते हैं. बट ओवर हियर वी नीड टू कंसीडर कि इंटरनेशनल यूज के लिए सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें परमिशन नहीं देती है. बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल यूज करना चाहते हैं ऑफ दिस ई कैश तो वहां पे मल्टीपल करेंसी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी एंड ऑब्वियसली वहां पे मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व होगी, राइट. देन वी हैव सीन के क्यों ये एनोनिमस है, बिकॉज इसका मतलब ये कि ई कैश के अंदर ये एनोनिमिटी फीचर क्यों आता है, बिकॉज रैंडम नंबर का यूज करके हम वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है ऑफ अवर ई कैश उसे हम ब्लाइंड कर देते हैं ताकि कोई भी इवन बैंक वो देख ना सके, राइट. So these were the things which we have covered within last lecture, and along with that we have also covered that how do this process work. मतलब DigiCash के अंदर actual step by step process क्या होती है, right? वो सब हमने last lecture के अंदर देखा था. Alright. So these were the things which we have covered within last lecture. Now within this lecture, within the same topic that is eCash, we will see the subtopic that is using digital currency. अगेन आई रिपीट, हम ई कैश के अंदर ही सब टॉपिक है दैट इज यूजिंग डिजिटल करेंसी, वो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, राइट. नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, एक बार हम टोकन परचेज कर देते हैं, राइट, फ्रॉम द करेंसी सर्वर, तो वो ई कैश का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिजिटल मनी के टर्म्स में स्टोर हो जाता है. अगेन आई रिपीट, एक बार जब भी हम ये ई कैश परचेज कर लेते हैं फ्रॉम द करेंसी सर्वर तो ये पीसी के अंदर दैट इज कस्टमर के कंप्यूटर के अंदर जो ई कैश का सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू डिजिटल मनी के टर्म्स में स्टोर हो जाता है एंड अलोंग विद दैट इट विल बी साइन बाय द बैंक, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक साइन करेगा तभी तो वो वैलिड कहलाएगा, राइट. सो दैट इज द सिनेरियो कि बैंक उसे डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके साइन करेगा एंड आफ्टर दैट वो जो टोकन हमें मिलेगी, कस्टमर को मिलेगी, हम उसे ई कैश सॉफ्टवेयर का यूज करके इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मनी स्टोर कर देंगे. आफ्टर दैट वो जो मनी यूजर को मिला वो डिजिटल मनी यूजर कोई भी चीज परचेस करने के लिए उसे स्पेंड कर सकते हैं. एंड ओवर हियर यहाँ पे हमें ये चीज कंसिडर करनी है कि यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं होगा तो भी चलेगा, बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक टोकन है ऑफ अवर इलेक्ट्रॉनिक कैश वो ऑलरेडी बैंक ने साइन करके दे दिया है, राइट. सो यहाँ पे अगर हमारे पास बैंक अकाउंट ओपन नहीं भी होगा तो भी चलेगा, राइट. एंड वहां पे हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, राइट. ओके, नाउ जैसे ही कस्टमर पे करता है, राइट, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर नेसेसरी अमाउंट कलेक्ट कर देगा फ्रॉम द स्टोर्ड टोकन. अगेन आई रिपीट,
जो जैसे ही कस्टमर ई कैश का यूज करके पेमेंट करेगा, राइट, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर उसमें से जो नेसेसरी अमाउंट है, राइट, जो ऑलरेडी टोकन के टर्म्स में स्टोर हुआ है, उसमें से वो अमाउंट कलेक्ट कर लेगा. But over here, we need to consider that there are two different types of transaction, that is bilateral transaction and trilateral transaction. हम यहाँ पे जो भी transaction करने की बात कर रहे हैं, right, it will be in terms of either bilateral transaction or trilateral transaction. Bilateral transaction मतलब ऐसा transaction कि जिसके अंदर two parties involve होती है, that is buyer and seller. एंड ट्राइलेटरल ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये होता है कि जिसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बायर होता है, सेलर तो होता ही है, लेकिन अलोंग विद दैट एक थर्ड पार्टी होगी कि जो हमें हमारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके देगी. अगेन आई रिपीट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो हम ये ई कैश का यूज करके कर सकते हैं, that is bilateral transaction and trilateral transaction. Bilateral transaction का मीनिंग ये होता है कि वहां पे 2 parties इन्वॉल्व होगी, that is buyer and seller. और ट्राइलेटरल ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये होता है कि वहां पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, दैट इज बायर, सेलर और एक थर्ड पार्टी होगी कि जो हमें ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन, इवन मर्चेंट की वैलिडिटी, कस्टमर की वैलिडिटी, ई कैश की वैलिडिटी, सारी चीजों को वेरीफाई करके हमें देगी, राइट. मीन्स ओवर हियर वी कैन कंसिडर सम बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो हमारा ये ट्रांजेक्शन हमें वैलिडेट करके देगी. Right? Now, if we talk about bilateral transaction and trilateral transaction, तो ये दोनों में से bilateral transaction is not feasible. Again, I repeat, अगर हम bilateral और trilateral transaction consider करें तो उसमें से bilateral transaction is not feasible because वहाँ पे double spending का issue आ सकता है. Again, I repeat, bilateral transaction के अंदर double spending का issue आ सकता है एंड दिस डबल स्पेंडिंग इज इक्विवेलेंट टू बाउंसिंग ऑफ चेक. आपने सुना होगा कि अगर हम कोई भी चेक क्लियर करवाने के लिए बैंक में देते हैं और पेयर के अकाउंट में उतने इनफ सफिशिएंट फंड नहीं होता है तो हमने जो चेक डिपॉजिट किया है वो चेक बाउंस हो सकता है. चेक बाउंस क्यों होता है? आइदर उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है वो वैलिड नहीं है या फिर उसके अंदर जो पेयर का अकाउंट है उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ना हो तो भी चेक बाउंस हो सकता है, राइट. सो दैट्स व्हाई इन बायलैटरल ट्रांजैक्शन, राइट, वहां पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग. डबल स्पेंडिंग मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको समझाया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल स्पेंडिंग? डबल स्पेंडिंग मतलब सेम ई कैश मैं 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करती हूँ एट द सेम मोमेंट. अगेन आई रिपीट, डबल स्पेंडिंग का मीनिंग ये होता है कि मैं सेम ई कैश को ट्वाइस यूज करती हूँ, दैट इज 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन के अंदर मैं सेम ई कैश का यूज करती हूँ. सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग एंड ऑब्वियसली इट इज इलीगल. हम एक ही कैश का यूज करके 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, राइट. सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ ई कैश. एंड ई कैश में भी बायलैटरल ट्रांजैक्शन अगर हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा, राइट. ओके, सो डबल स्पेंडिंग क्यों पॉसिबल है? बिकॉज इट इज वेरी इजी टू क्रिएट कॉपीज ऑफ ई कैश. अगेन आई रिपीट, डबल स्पेंडिंग इसलिए पॉसिबल हो सकता है बिकॉज इट इज वेरी इजी टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ ई कैश, राइट. यहाँ पे बैंक के ऊपर क्या प्रेशर होगा कि उसे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ेगी. अगेन आई रिपीट, डबल स्पेंडिंग पॉसिबल इसीलिए है बिकॉज ई कैश की हम बहुत ही इजी मैनर के अंदर कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे बैंक और मर्चेंट के ऊपर ये प्रेशर है कि उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, राइट. एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस का मीनिंग क्या होता है कि उनको बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन, राइट, वैलिडेशन, सारी चीजें बहुत ही करनी पड़ेगी तो ही वो ये डबल स्पेंडिंग को डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट. नाउ हम अलग अलग वेज देखते हैं कि किस हिसाब से हम ये डबल स्पेंडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं.
राइट। मीन्स इफ वी वांट टू अनकवर डबल स्पेंडिंग तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक जो नोट उसे मिलती है उसे कंपेयर कर सकता है। अगेन आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल मर्चेंट के पास से कस्टमर ने बाई किया, एक प्रोडक्ट बाई की, तो कस्टमर ई कैश मर्चेंट को भेजेगा। अब ये मर्चेंट ऑब्वियसली किसे भेजेगा, बैंक को वो ई कैश भेजेगा ताकि वो वैलिडेट कर सके कि ये जो नोट ई कैश की कस्टमर ने मुझे भेजी है वो वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये बैंक क्या कर सकता है, बैंक कैन कंपेयर द नोट दैट इज पास टू इट विद द स्पेंट नोट डेटाबेस। अगेन आई रिपीट, बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को एक डेटाबेस मेंटेन करनी पड़ेगी कि जिसके अंदर बैंक के पास जो जो भी नोट्स स्पेंड करने के लिए आते हैं, मतलब जिसका यूज करके कस्टमर ने ट्रांजैक्शंस किए हैं, राइट, वैसी नोट वेरिफिकेशन के लिए बैंक के पास आती है, तो बैंक को उसके लिए एक डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट जितनी भी नोट्स उसके पास ये स्पेंड करने के लिए आती है, वो सारी नोट को बैंक को कंपेयर करना पड़ेगा विद द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल विद इन द डेटाबेस, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बैंक के पास डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है कि जो अब तक ई कैश स्पेंड हो चुके हैं, मतलब जिसका यूज करके ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, वो सारे ई कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन बैंक की डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, जो नई नोट आएगी उसके पास वेरीफाई करने के लिए, वो नोट को उसे डेटाबेस के साथ जितने भी रिकॉर्ड्स है वो कंपेयर करने पड़ेंगे। अगर मैच हो जाते हैं, इसका मीनिंग ये होगा कि वहां पे ये नोट पहले भी यूज हो चुकी है, राइट। मीन्स इट इज द केस ऑफ डबल स्पेंडिंग, राइट। कस्टमर ने ये सेम नोट कोई और ट्रांजैक्शन करने के लिए भी यूज किया था, राइट। सो देयर विल बी, अगर मैच हो जाता है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग। लेकिन अगर बैंक के डेटाबेस में ये पर्टिकुलर नोट का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, राइट। तो बैंक उसे वेरीफाई करके ऑथेंटिकेट करके मर्चेंट को ये कह सकता है कि ये नोट वैलिड नोट है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वे कि हम कैसे डबल स्पेंडिंग को अनकवर कर सकते हैं। नाउ सेकंड वे इज, हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेपर करेंसी के ऊपर यूनिक सीरियल नंबर हमें मिलता है, लाइकवाइज हम ई कैश को भी एक यूनिक सीरियल नंबर दे सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेपर करेंसी के ऊपर एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, लाइकवाइज हम ई कैश के ऊपर भी यूनिक सीरियल नंबर दे सकते हैं। नाउ इट विल वेरी इजी टू डिटेक्ट कि ये जो पर्टिकुलर सीरियल नंबर की नोट, ई कैश की नोट हमारे पास आई है, वो पहले किसी ने इश्यू की है कि नहीं की है, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिक सीरियल नंबर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें यहाँ पे ये डबल स्पेंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारे नोट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मतलब जितने भी ई कैश की नोट्स जनरेट करते हैं कस्टमर, वो सारे नोट्स को पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट वो उसे ग्लोबली यूज कर सकते हैं, राइट। और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि वहां पे हम उसे एक यूनिक सीरियल नंबर दे देंगे, राइट। देन इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर नोट पहले यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे क्या करना है, जितने भी यूनिक सीरियल नंबर के साथ जो हम नोट्स जनरेट करके देते हैं, वो सारे नोट्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करने आएगा, तो वहां पे ये सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर जितने भी नोट्स है वो मैच करने पड़ेंगे। सो इससे पता चल जाएगा कि ओके ये नोट पहले यूज हुई है कि नहीं हुई है, राइट। जो मैंने पहली बात की उसके अंदर बैंक एक डेटाबेस मेंटेन करेगा, लेकिन उसके अंदर यूनिक सीरियल नंबर जैसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जो दूसरी चीज है, राइट, दूसरा वे है, उसके अंदर हम एक यूनिक सीरियल नंबर असाइन कर सकते हैं, और वो सीरियल नंबर सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, तो ही हम उसे वैलिड नोट कंसीडर
करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर सारे नोट्स का रजिस्ट्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है, देन इट विल बी वेरी इजी टू डिटेक्ट कि ये नोट फर्स्ट टाइम स्पेंड होने आई है या फिर सेकंड टाइम स्पेंड होने आई है, राइट? बट ओवर हियर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो पेमेंट्स, बिकॉज अगर हम ई कैश का यूज करके माइक्रो पेमेंट्स करते रहेंगे, देन देयर विल बी अ हाई वॉल्यूम ऑफ माइक्रो पेमेंट्स, और वो सारे माइक्रो पेमेंट्स के लिए हमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद डिटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? इट विल बिकम टू मच एक्सपेंसिव। अगेन आई रिपीट, इट विल बिकम टू मच एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर हम फिजिकल कैश की बात करें तो वहां पे तो हम 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज के भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। लाइकवाइज अगर हम ई कैश का यूज करके इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स करने जाएंगे, इट मीन्स कि हमने इतने छोटे छोटे कॉइन्स, इतनी छोटी छोटी नोट्स जनरेट की है, और वो सारे नोट्स के लिए एक यूनिक सीरियल नंबर असाइन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एंड जब भी वो नोट स्पेंड होने आएगी, वेरीफाई होने आएगी, तो वो सारी नोट्स को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। एंड दिस हाई वॉल्यूम ऑफ माइक्रो पेमेंट्स, उसका वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, इट इज टू मच एक्सपेंसिव, राइट? सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर हम माइक्रो पेमेंट्स कंसीडर करें तो बहुत सारे माइक्रो पेमेंट्स होंगे, राइट? एंड इट विल बिकम टू मच एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कि हमें कितना कंपैरिजन करना पड़ेगा, कितना टाइम जाएगा, राइट? ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर बैंक को ये डिटेक्ट करना है दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग, तो बैंक के ऊपर बहुत ही ज्यादा वर्क हो जाएगा, बिकॉज उसे कॉन्स्टेंटली चेक करना पड़ेगा, ऑडिटिंग लॉग्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी बैंक ये डिटेक्ट कर पाएगी दैट दिस इज द केस ऑफ डबल स्पेंडिंग और नॉट। अगेन आई रिपीट कि अगर ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, बिकॉज उन्हें कॉन्स्टेंटली चेक करता रहना पड़ेगा, ऑडिटिंग लॉग्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि वो ये डबल स्पेंडिंग का केस है कि नहीं है वो डिटेक्ट कर सके, राइट? सो ओवर हियर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखा है कि जिसका यूज करके हम डबल स्पेंडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट, जैसे मैंने बोला था कि हमें ई कैश को करेंसी सर्वर के पास से परचेज करना पड़ेगा, राइट? दिस इज द करेंसी सर्वर ऑफ बैंक, मतलब वी कैन से बैंक डिजिटल करेंसी सर्वर। अब ये बैंक डिजिटल करेंसी सर्वर है, वो पेयर को मतलब कस्टमर को वो ई कैश इश्यू करके देगा, राइट? अब पेयर को क्या करना है, दैट इज कस्टमर को क्या करना है, उसने मर्चेंट के पास से कोई चीज बाई की होगी, राइट? तो उसे वो ई कैश का यूज करके ट्रांजैक्शन करना है, राइट? सो वो क्या करेगा, वो जो खुद का ई कैश है, डिजिटल कैश है, वो मर्चेंट को ट्रांसफर कर देगा। मर्चेंट मीन्स ओवर हियर इट इज कंसिडर्ड एज पेई, राइट? सो जो डिजिटल कैश मर्चेंट के पास आया है, अब मर्चेंट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर डिजिटल कैश फिर से करेंसी सर्वर को भेजेगा टू चेक वेदर इट इज द केस ऑफ डबल स्पेंडिंग और नॉट। और ये चेक करने के लिए ये बैंक का जो डिजिटल करेंसी सर्वर है, वो खुद के पास जो स्पेंड नोट्स की डेटाबेस है उसके साथ वो कंपेयर करेगा। अगर मैच हो जाता है then this is the case of double spending, अगर मैच नहीं होता है then it is not the case of double spending, मतलब वो मर्चेंट को बोलेगा okay this note is valid, आप ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन डिटेक्ट कि डबल स्पेंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? ऑलराइट, अगर हम ये एनोनिमिटी का फीचर ई कैश में से निकाल देंगे तो डबल स्पेंडिंग का इश्यू ही नहीं रहेगा। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर हम ये एनोनिमिटी का जो भी हमने फीचर रखा है, अगर हम वो निकाल देंगे तो वहां पे डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एनोनिमिटी का मीनिंग क्या है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया है, दैट इज एनोनिमिटी फीचर की जो कैश के अंदर भी प्रेजेंट है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल का यूज करके आपको समझाया था।
अगर हम वही एनोनिमिटी का फीचर ई कैश के अंदर रखते हैं तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया है। लेकिन अगर हम ये एनोनिमिटी का फीचर निकाल देंगे फ्रॉम ई कैश तो ये डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम भी उसमें से निकल जाएगा। राइट? कैसे होगा? जब कोई भी कस्टमर राइट ये ई कैश की टोकन परचेज करने जाता है फ्रॉम द बैंक, राइट हमें पता है कि ऑब्वियसली एक बार ये कस्टमर ई कैश जनरेट करता है खुद के सॉफ्टवेयर का यूज करके, तो उसे पहले बैंक के पास से वो नोट इश्यू करवाना पड़ेगा, मींस डिजिटली साइन करवाना पड़ेगा। जब भी ये बैंक नोट इश्यू करती है राइट, तो वो किसके ऊपर इश्यू करती होनी चाहिए? विद पर्सन्स यूनिक लाइसेंस। मतलब कस्टमर के पास ई कैश को यूज करने के लिए एक यूनिक लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास यूनिक लाइसेंस है, इट मीन्स कि आपकी इंफॉर्मेशन बैंक के पास रजिस्टर्ड है, और ये पर्टिकुलर ई कैश की नोट कौन से लाइसेंस के ऊपर हम इश्यू कर रहे हैं, बैंक उसका रिकॉर्ड रख सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे एनोनिमिटी का फीचर निकल जाएगा, बिकॉज बैंक को पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल XYZ नंबर की नोट मैंने ABC नंबर के लाइसेंस को इश्यू की थी, राइट तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनोनिमिटी का फीचर निकल जाएगा। राइट अब क्या होगा? बैंक ने ये पर्टिकुलर नोट ये लाइसेंस के ऊपर इश्यू की है। अब ये जो कस्टमर है वो ट्रांजैक्शन करता है, इट मीन्स कि वो नोट कोई और के पास गई। राइट अब क्या होगा? ऑब्वियसली जब भी ये ट्रांजैक्शन होता है तो फिर से वो बैंक के पास चेक होने के लिए आएगी, वेरीफाई होने के लिए आएगी। तो बैंक क्या करेगा? जो ABC कस्टमर की नोट थी उसने ट्रांजैक्शन किया XYZ कस्टमर के साथ, फॉर XYZ मर्चेंट के साथ फॉर एग्जांपल। तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक ये जो नोट का लाइसेंस नंबर इसके साथ रजिस्टर्ड था, अब वो चेंज करके XYZ का लाइसेंस नंबर वहां पे कर देगा। मीन्स दैट नोट इज ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन्स लाइसेंस। अब ये नोट ABC के लाइसेंस के ऊपर नहीं है, अब किसके लाइसेंस के ऊपर आ जाएगी? XYZ लाइसेंस के ऊपर आ जाएगी। अब ये XYZ पर्सन फिर से उसका यूज करके ट्रांजैक्शन करता है, फॉर एग्जांपल वी कैन से MNO पर्सन के लाइसेंस के ऊपर। तो अब क्या होगा? ये नोट जो उसने ट्रांसफर की, तो अब ये नोट के ऊपर लाइसेंस XYZ का नहीं रहेगा, अब किसका लाइसेंस आ जाएगा? MNO का लाइसेंस आ जाएगा। मीन्स जितने भी हैंड टू हैंड ये नोट ट्रांसफर होगी वो लाइसेंस टू लाइसेंस ट्रांसफर होगी। इट मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बारे में बैंक को पता रहेगा कि पहले ABC के पास ये नोट थी, उसके बाद XYZ के पास ये नोट आई, और उसके बाद MNO के पास ये नोट आई। बिकॉज जैसे ही वो ट्रांसफर हुई टू अनदर पर्सन, तो बैंक ने उसके अंदर जो लाइसेंस नंबर था वो भी अपडेट कर दिया कि अब वो पर्टिकुलर नोट किसके पास है। राइट एंड अलोंग विथ दैट जब भी ये मनी चेंज करता है फ्रॉम हैंड टू हैंड, तो उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड की जाती है। अगेन आई रिपीट, वहां पे बैंक के नोट का सीरियल नंबर होता है, लाइसेंस नंबर होता है, एंड अलोंग विद दैट छोटी इंफॉर्मेशन भी हम उसके साथ ऐड करेंगे, ताकि ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्लोज टू बैंक। बैंक को पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन किसने किया है, ये नोट कहां से कहां ट्रैवल हुई है। राइट ओके नाउ ओवर हियर, अगर कोई अटेम्प्ट करता है टू यूज द सेम मनी ट्वाइस, तो बैंक के पास ऑब्वियसली जैसे ही वो ट्रांजैक्शन करने के लिए आएगी, बैंक को पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर नोट ये पर्टिकुलर ओनर के लाइसेंस के ऊपर नहीं है, ये पर्टिकुलर बंदे के लाइसेंस के ऊपर नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इसने तो स्पेंड कर दिया था, मतलब लाइसेंस नंबर चेंज हो गया है। सो बैंक विल बी वेरी इजीली एबल टू डिटरमाइन के चीटर कौन है, कौन यहाँ पे डबल स्पेंडिंग करना चाहता है। राइट जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला कि ABC पर्सन के पास पहले नोट थी, उसने XYZ पर्सन के साथ वो ट्रांजैक्शन करके वो नोट उसे दे दी। अब लाइसेंस किसका होगा?
XYZ पर्सन का होगा। अब अगर ABC पर्सन फिर से सेम नोट का यूज करके ट्रांजैक्शन करने जाता है तो बैंक के पास आएगा वो ट्रांजैक्शन करने के लिए। बैंक चेक करेगा कि ये तो लाइसेंस नंबर, ये पर्टिकुलर लाइसेंस नंबर के ऊपर तो ये नोट अभी है ही नहीं, तो बैंक को पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, राइट, यहाँ पे चीटिंग हो रही है और वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि बैंक को हमारे सारे बाइंग प्रेफरेंसेस के बारे में पता होगा। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि बैंक को हमारे सारे बाइंग प्रेफरेंसेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बैंक के पास रहेगी कि हम कौन कौन सी चीजें बाई कर रहे हैं, कहाँ से बाई कर रहे हैं, कितना हमने अमाउंट इसे दिया है, राइट। सो यहाँ पे एनोनिमिटी का फीचर हमें नहीं मिलेगा जो एक्चुअल फिजिकल कैश के अंदर प्रेजेंट है, राइट। नाउ अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस ई कैश इज कि हमें ऑब्वियसली छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें ये पर्टिकुलर ई कैश छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे फिजिकल नोट आपके पास 100 रुपीज की है और आपको उसमें से 50 रुपीज स्पेंड करने हैं, तो आप उसमें से वो नोट को कट करके 50 रुपीज के अमाउंट जितना पार्ट उसे नहीं दे सकते। आपको वो 100 रुपीज की नोट देनी पड़ेगी, तो सामने वाला जो मर्चेंट होगा वो आपको 50 रुपीज चेंज देगा, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, ई कैश में भी ऐसी एबिलिटी नहीं है कि हम इजीली उसे छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर सके, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं कि जहां पे स्मॉल डिनोमिनेशन के अमाउंट के ट्रांजेक्शन हमें करने हैं, 10 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज के भी हमें ट्रांजेक्शन करने होते हैं। सो अब ये कैसे पॉसिबल है? अगेन देयर आर टू वेज कि किस हिसाब से हम ये छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट, हम सारे जितने डिनोमिनेशन रिलेटेड हमें छोटे छोटे नोट्स चाहिए, छोटे छोटे कॉइन्स चाहिए, वो सबके रिलेटेड हम सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स जनरेट करेंगे। मतलब अगर मुझे 10 रुपीज के 5 चाहिए तो वहां पे हम 10 रुपीज के 5 डिफरेंट कॉइन्स जनरेट करेंगे। अगर मुझे 50 रुपीज के 2 चाहिए तो वहां पे भी मैं 50 रुपीज के 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स में जनरेट करूंगी। 100 रुपीज के 5 चाहिए तो वहां पे मैं 100 रुपीज के 5 कॉइन्स में जनरेट करूंगी। इन शॉर्ट, जो प्रॉब्लम फिजिकल कैश में था कि हमें सारे कॉइन्स हमें अच्छी तरह से मैनेज करने पड़ेंगे, सारी नोट्स हमें अच्छी तरह से मैनेज करनी पड़ेगी, लाइकवाइज वो यहाँ पे भी आ जाएगा कि हमें जितने भी कॉइन्स हमने जनरेट किए हैं वो सबके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन एंड ट्रैकिंग रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट वे वो है, हम ये कर सकते हैं अगर हम सारे ट्रैकिंग अच्छी तरह से रख सकते हैं तो। And the second way is we can generate an open check. ओपन चेक का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि हम एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉइन जनरेट करेंगे विच विल कंटेन मल्टीपल डिनोमिनेशन। अगेन आई रिपीट, हम एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉइन जनरेट करेंगे कि जिसके अंदर मल्टीपल डिनोमिनेशन की फैसिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नोट जनरेट की, राइट, मुझे फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज का ट्रांजैक्शन करना होगा तो मैं 1000 रुपीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉइन एक जनरेट करूंगी। अब ये पर्टिकुलर एक जो मैंने कॉइन जनरेट किया उसमें से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज के मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 मतलब डिनोमिनेशन के रखे, राइट। उसके बाद मैंने 50 रुपीज के फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखे, अगेन वी कैन से इट एज अ 6, तो टोटल कितना हो गया 500 प्लस 300 दैट इज 800। एंड आफ्टर दैट अगर मुझे 10 रुपीज के चाहिए तो 10 रुपीज के मैं 20 डिनोमिनेशंस यहाँ पे रख सकती हूँ। सो ये अगर हम टोटल करेंगे वी विल गेट 1000 रुपीज। 100 रुपीज की 5 नोट मतलब 500, 50 रुपीज की 6 नोट मतलब 300 दैट इज 800 और 10 रुपीज की 20 नोट दैट इज 200। सो लाइकवाइज हम एक ही कॉइन जनरेट कर सकते हैं ऑफ 1000 रुपीज, लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल डिनोमिनेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। मीन्स हम 100 रुपीज को 5 टाइम्स स्पेंड कर सकते हैं, 50 रुपीज को 6 टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लाइकवाइज हम
इस हिसाब से स्पेंडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें कितने डिनोमिनेशन की कितने नोट्स चाहिए, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके हमें ये ओपन चेक जनरेट करना पड़ेगा, राइट? Okay, so students, this was the thing which is related to using digital currency के उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा।